ये कहानी एक म्यूबेक नाम के इनविंसिबल इंस्ट्रक्टर की है। एक ऐसा इंस्ट्रक्टर जो कि अपनी पूरी जिंदगी में एक भी बैटल नहीं हारा। चलो अब कहानी को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम दो आदमियों को देखते हैं जो कि एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। तभी उनमें से एक आदमी दूसरे बैठे आदमी से कहता है, जो पहली मार्शल वॉर थी वो सच में किसी हेल से कम नहीं थी। इसीलिए हम उस वॉर को ब्लड कल्ट वॉर के नाम से भी जानते हैं। उस वॉर को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे गॉड्स सभी मार्शल आर्टिस्टों को पनिश कर रहे हों, और जिस कमीने के कारण वो वॉर हुई थी वो था ब्लड कल्ट का लीडर होंग चियोन। सच में वो इंसान तो एक ट्रू मॉन्स्टर था। इस पूरी हेवनली अलायंस में ऐसा कोई भी मार्शल आर्टिस्ट नहीं था जो कि उस वॉर के समय उसे रोक पा रहा था। उस डीमन होंग चियोन ने उस वॉर के दौरान अनगिनत मार्शल आर्टिस्टों को बड़ी बेरहमी से मारा, मगर आखिर में हम उस होंग चियोन को हराने में कामयाब रहे। क्या तुम इस बात को जानते हो कि आखिर में उस होंग चियोन को किसने हराया? तभी वहां बैठा दूसरा पर्सन कहता है, जरूर ही उसे हराने वाले हमारे लीडर होंगे। तभी पहला आदमी कहता है, नहीं, वो हमारे लीडर नहीं थे, बल्कि उस होंग चियोन को हराने वाला तो वो म्यूबेक था। पहले पर्सन की इस बात को सुनकर हम देखते हैं दूसरा पर्सन काफी शॉक होते हुए पहले पर्सन से कहता है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? आखिर वो छोटे से युआन डिवीजन का लीडर म्यूबेक होंग चियोन को कैसे हरा सकता है? तभी वो पहला पर्सन दूसरे पर्सन से बोलता है, हाँ, मैं जानता हूं तुम्हारे लिए इसे बिलीव करना काफी ज्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि म्यूबेक ने उस होंग चियोन को मेरी आंखों के सामने मारा था, फिर भी मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। तो तुम्हारे लिए तो इस बात पर यकीन करना और भी कई ज्यादा मुश्किल होगा। फिर हमें कहानी का राइटर बताता है कि इस पर्सन का नाम डियोल है और डियोल ग्वेन एकेडमी का एक मास्टर है। डियोल की इस बात को सुनकर हम देखते हैं वो दूसरा आदमी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। फिर हमें कहानी का राइटर उस दूसरे आदमी की भी इंट्रोडक्शन देने लगता है। और कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि इसका नाम योंग जिन्हो है और योंग जिन्हो ग्रेट ड्रैगन यूनिट का लीडर है। तभी हम डियोल को देखते हैं जो कि अपने ग्लास में वाइन को सर्व करते हुए योंग जिन्हो से कहता है, अभी कुछ सालों बाद फिर से एक वॉर शुरू होने वाली है, और ये वॉर राइटियस फैक्शन वालों के और डेमोनिक कल्ट वालों के बीच होगी। लेकिन ये वॉर पिछली वाली वॉर से भी ज्यादा खतरनाक होने वाली है, क्योंकि अगर पिछली वाली वॉर एक हेल थी तो ये वॉर तो हेल से भी बदतर होने वाली है। डियोल की इस बात को सुनकर हम देखते हैं आगे से योंग जिन्हो कहता है, हाँ डियोल, तुम सही कह रहे हो, क्योंकि जो डेमोनिक कल्ट का लीडर शयोक वॉच है वो तो उस ब्लड कल्ट के लीडर होंग चियोन से भी काफी ज्यादा बड़ा मॉन्स्टर है। लेकिन हम डियोल को देखते हैं जो कि मजे से वाइन को पीने लगता है, और वाइन को पीने के बाद वो बड़ा ही रिलैक्स होकर योंग जिन्हो से कहता है, योंग जिन्हो, जो वॉर कुछ सालों बाद शुरू होने वाली थी वो ऑलरेडी ओवर हो चुकी है, क्योंकि डेमोनिक कल्ट का लीडर शयोक वॉच ऑलरेडी मर चुका है। क्या तुम जानते हो कि आखिर अब उस शयोक वॉच को किसने मारा? डियोल की इस बात को सुनकर आगे से वो योंग जिन्हो कहता है, कहीं अब तुम मुझसे ये मत कहना कि उसे भी युआन डिवीजन के लीडर म्यूबेक ने ही मारा है। योंग जिन्हो की इस बात को सुनकर डियोल कहता है, तुम सही हो, उसे भी उस म्यूबेक ने ही मारा है। डियोल की इस बात को सुनकर हम देखते हैं कि वो दूसरा आदमी काफी ज्यादा चौंक जाता है, और फिर योंग जिन्हो बड़ी हैरानी से कहता है, आखिर ये तुम किस तरह की बातें कर रहे हो, और ऊपर से तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी इन बातों पर यकीन कर लूं। लेकिन तभी आगे से डियोल कहता है, अब तुम मेरी इन बातों पर यकीन करो या फिर मत करो, लेकिन असल में यही सच है। फिर हम योंग जिन्हो को देखते हैं जो कि डियोल से पूछता है, डियोल, तो चलो मैं तुम्हारी इस बात को मान लेता हूं, मगर आज अचानक से तुम ये सब बातें क्यों कर रहे हो? यानी कि अचानक से तुम मुझे उस म्यूबेक के बारे में क्यों बता रहे हो? हम डियोल को देखते हैं जो कि योंग जिन्हो से कहता है, योंग जिन्हो, मैं तुम्हें उस म्यूबेक के बारे में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कुछ ही दिनों में वो इंसान हमारी ग्वेन एकेडमी में आ रहा है। डियोल की इस बात को सुनकर हम योंग जिन्हो को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। हम वापस से डियोल को देखते हैं जो कि आगे योंग जिन्हो को बताता है कि म्यूबेक यहाँ पर एक इंस्ट्रक्टर के तौर पर आ रहा है जो कि अब हमारे एकेडमी के डिसाइपल्स को ट्रेन करेगा। डियोल की इस बात को सुनकर हम योंग जिन्हो को देखते हैं जिसका कि मुंह खुला का खुला रह जाता है, और हम देखते हैं योंग जिन्हो बड़ी हैरानी से डियोल से पूछता है,
इस पूरे मार्शल वर्ल्ड में इतनी सारी अकेडमीज़ हैं, आखिरकार वो हमारी ही अकेडमी में क्यों आ रहा है? फिर सीन चेंज होता है और हम एक फॉरेस्ट का सीन देखते हैं। हम देखते हैं उस जंगल के अंदर एक आदमी बड़ी ही तेजी से भागता हुआ जा रहा होता है। तभी हमें उस पर्सन को दिखाया जाता है और वो कोई और नहीं बल्कि म्यू बेक ही होता है, जो कि इस कहानी का मेन प्रोटैगनिस्ट भी होने वाला है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं म्यू बेक को, जो कि एक माउंटेन की क्लिफ पर आकर खड़ा हो जाता है। उस माउंटेन क्लिफ पर खड़ा होकर हमारा म्यू बेक क्लिफ से नीचे की ओर देखने लगता है। हम देखते हैं उसे उस क्लिफ के नीचे ग्वेन एकेडमी दिखाई देती है। उस एकेडमी को देखकर म्यू बेक सोचता है, चलो मैं फाइनली ग्वेन एकेडमी पहुंच ही गया। फिर हमें कुछ दिन पहले का सीन दिखाया जाता है, जहां पर कि हमारा म्यू बेक अपने युआन सेक्ट में आराम कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं उसके सेक्ट में 2 हेवनली अलायंस के मास्टर्स आ जाते हैं, जो कि म्यू बेक को एक लेटर देते हुए कहते हैं, ये लेटर तुम्हारे लिए हेवनली अलायंस के लीडर ने भेजा है। और हम देखते हैं उस लेटर में लिखा होता है कि म्यू बेक, अब से तुम्हें ग्वेन एकेडमी का एक इंस्ट्रक्टर बना दिया गया है। उस लेटर को पढ़ने के बाद हम म्यू बेक को देखते हैं, जो कि बड़ा ही सीरियस होकर उन दोनों मास्टरों से पूछता है कि आखिर मुझे उस ग्वेन एकेडमी का इंस्ट्रक्टर क्यों बनाया जा रहा है। म्यू बेक की इस बात को सुनकर हम उन दोनों मास्टरों में से एक मास्टर को देखते हैं, जिनका कि नाम गोंगसन होता है। और हम देखते हैं गोंगसन काफ़ी ज़्यादा घबराते हुए म्यू बेक से कहता है, वो इसलिए क्योंकि। लेकिन तभी हम उस दूसरे मास्टर को देखते हैं, जिसका कि नाम जी टियान होता है। और वो बड़े ही गुस्से से म्यू बेक से कहते हैं, क्योंकि म्यू बेक, तुमने एक गलती की है और उस गलती के बदले तुम्हें ये पनिशमेंट दी जा रही है। मास्टर जी टियान को खुद पर इतने गुस्से से चिल्लाता हुआ देखकर हम म्यू बेक को देखते हैं, जो कि अब थोड़ा सीरियस होकर मास्टर जी टियान से कहता है, मास्टर जी टियान, ज़रा तमीज़ से बात कीजिए। लगता है आप भूल चुके हैं कि आप अभी किसके सामने खड़े हैं। म्यू बेक की इस बात को सुनकर जी टियान को देखते हैं, जिन्हें कि अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता, बल्कि वो म्यू बेक से आगे कहते हैं, बच्चे, पहले तुम अपनी टोन को सही करो। लगता है कि तुम इस बात को भूल चुके हो कि तुम इस मार्शल वर्ल्ड की टॉप 50 की रैंकिंग्स में भी नहीं आते, और फिर भी तुम मुझसे बदतमीजी कर रहे हो। लगता है तुम्हें ये नहीं पता कि मैं उस लिस्ट में 19वीं रैंक पर आता हूं। तो क्यों ना मैं तुम्हें थोड़ी सी तमीज़ सिखा दूं। मास्टर जी टियान की इस बात को सुनकर हम म्यू बेक को देखते हैं, जिसे कि काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, और वो गुस्से में आकर उस लेटर को टेबल पर रखते हुए मास्टर जी टियान से कहता है, अगर मैं ग्वेन एकेडमी का इंस्ट्रक्टर बनने से मना कर दूं तो तुम लोग मेरा क्या ही उखाड़ लोगे। म्यू बेक की इस बात को सुनकर जी टियान को देखते हैं, जो कि और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, और वो गुस्से में चिल्लाकर म्यू बेक से कहते हैं, म्यू बेक, ये तुम्हारे लिए किसी तरह की रिक्वेस्ट नहीं है, बल्कि ये तुम्हारे लिए एक ऑर्डर है। मास्टर जी टियान को यूं इतना गुस्से में म्यू बेक से बात करता हुआ देखकर हम मास्टर गोंगसन को देखते हैं, जो कि मन ही मन सोच रहे होते हैं कि जी टियान आखिर कितना बड़ा बेवकूफ़ है। इसे तो ये तक नहीं पता कि आखिर किसके आगे क्या बोलना चाहिए। वहीं मास्टर जी टियान की इस बात को सुनकर दूसरी तरफ हम म्यू बेक को देखते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, और हम देखते हैं म्यू बेक अब बड़े ही डेविलिश तरीके से मास्टर जी टियान से कहता है, मास्टर जी टियान, अगर तुमने जल्दी ही मुझसे माफ़ी नहीं मांगी तो मैं तुम्हारे इन दोनों पैरों को तोड़कर तुम्हें इस पूरे सेक्ट में तुम्हारे हाथों के बल चलवाऊंगा। तभी हम देखते हैं मास्टर गोंगसन मास्टर जी टियान से कहते हैं, जी टियान, लगता है तुमने सुना नहीं, जल्दी से म्यू बेक से माफ़ी मांगो। गोंगसन को यूं खुद से इस तरह से बात करता हुआ देखकर हम मास्टर जी टियान को देखते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम म्यू बेक को देखते हैं, जो कि एक टेबल पर हाथ रखकर बड़े ही ईविल तरीके से मास्टर जी टियान से कहता है, मास्टर जी टियान, तुम्हें देखकर ऐसा लग नहीं रहा है कि तुम्हें माफ़ी मांगनी आती है। चलो कोई बात नहीं, आज मैं तुम्हें माफ़ी मांगना अच्छे से सिखाऊंगा, मगर वो क्या है ना, जो मेरे मेथड्स हैं वो थोड़े से क्रूअल हैं। उम्मीद करता हूँ मास्टर जी टियान तुम बुरा नहीं मानोगे। म्यू बेक जब ये सब बोल रहा होता है, हम देखते हैं उसकी पूरी बॉडी से काफ़ी ज़्यादा ऑरा निकल रहा होता है, मगर वहीं हम देखते हैं म्यू बेक की इस बात को सुनकर मास्टर जी टियान को कुछ भी समझ नहीं आता। हम वापस से म्यू बेक को देखते हैं, जो कि मास्टर जी टियान से कहता है, वो क्या है ना, बूढ़े खूसट,
मेरे हाथ में काफ़ी ज़्यादा खुजली हो रही है। म्यू बेक की इस बात को सुनकर हम मास्टर जी टियान को देखते हैं, जो कि बड़े ही गुस्से में म्यू बेक से कहता है, तुम घमंडी कमीने कहीं के। इतना बोलते ही हम देखते हैं मास्टर जी टियान म्यू बेक पे अटैक कर देते हैं। दूसरी तरफ हम म्यू बेक को देखते हैं, जो कि अपने चारों तरफ विंड से बनी हुई एक शील्ड बना लेता है। और वहीं हम मास्टर जी टियान को देखते हैं, जो कि म्यू बेक की उस शील्ड से टकराकर काफ़ी दूर जाकर गिरते हैं। फिर हम मास्टर गोंग सन को देखते हैं, जो कि मास्टर जी टियान को देखकर सोच रहा होता है, मैं तो पहले से ही जानता था कि आगे चलकर इसकी ऐसी हालत होने वाली है। ये सब सोचने के बाद हम देखते हैं मास्टर गोंग सन म्यू बेक से कहते हैं, म्यू बेक जी टियान को छोड़ दो, नहीं तो वो मर जाएगा। लेकिन आगे से म्यू बेक मास्टर गोंग सन से कहता है, आखिर तुम ये क्या कह रहे हो, अभी तो मैंने इसे हाथ भी नहीं लगाया है। मास्टर गोंग सन को ये कहने के बाद हम देखते हैं म्यू बेक बड़े ही गुस्से में मास्टर जी टियान से कहता है, कमीने, आखिर अब तू खड़ा क्यों नहीं हो रहा? पहले तो तू काफ़ी ज़्यादा भौंक रहा था। लेकिन तभी हम मास्टर गोंग सन को देखते हैं, जो कि म्यू बेक से कहता है, म्यू बेक, जैसा कि तुम जानते ही होगे कि हमारे अलायंस के ज़्यादातर लोग तुम्हें पसंद नहीं करते, और अगर तुम्हारे एक्शंस ऐसे ही रहेंगे तो मुझे लगता है तुम्हारे और उनके बीच के झगड़े और भी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। और वैसे भी ये ऑर्डर्स अलायंस लीडर के हैं। और जहाँ तक रही बात जी टियान की, तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे उस अटैक से हिट होने के बाद ये जल्दी उठ पाएगा। हालांकि मुझे तुम्हारे लिए भी काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा है, मगर हम अलायंस लीडर के ऑर्डर्स को मना नहीं कर सकते। मास्टर गोंग सन की इस बात को सुनकर हम म्यू बेक को देखते हैं, जो कि बिल्कुल चुप हो जाता है। और कुछ देर यूं ही चुपचाप खड़ा रहने के बाद हम देखते हैं म्यू बेक अपनी आंखों को बंद करके खुद से कहता है कि अब लगता है मुझे ग्वेन एकेडमी जाना ही होगा। लेकिन तभी हम मास्टर गोंग सन को देखते हैं, जो कि म्यू बेक से पूछता है, म्यू बेक, आखिर अब तुम्हारा डिसीजन क्या है? आगे से हम म्यू बेक को देखते हैं, जो कि मास्टर गोंग सन से कहता है, अब लगता है मुझे वहां पर जाना ही होगा। आखिर अलायंस लीडर ने जो कह दिया है। ये बोलकर हम देखते हैं म्यू बेक वहां से जाने लगता है। लेकिन अगले ही पल म्यू बेक अपनी जगह पर रुक जाता है और फिर वो मास्टर गोंग सन से पूछता है, आखिर वो ग्वेन एकेडमी करती क्या है? हालांकि इसके आगे का सीन हमें नहीं दिखाया जाता। फिर कहानी प्रेजेंट में आ जाती है। हम देखते हैं हमारा म्यू बेक अब उस माउंटेन क्लिफ के नीचे आ गया होता है। फिर हमें कहानी का राइटर बताता है कि ये जगह ग्रेट ड्रैगन फैक्शन है, जहां पर कि ग्वेन एकेडमी एग्जिस्ट करती है। फिर हम म्यू बेक को देखते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इरिटेट होकर खुद से कहता है, आखिर मैं ये कहाँ फंस गया? अब मुझे यहाँ एक घटिया से इंस्ट्रक्टर की जॉब करनी होगी। खुद से ये बोलने के बाद हम देखते हैं कि म्यू बेक ग्वेन एकेडमी की ओर आगे बढ़ने लगता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि म्यू बेक ग्वेन एकेडमी पहुंच जाता है। वो देखता है कि वहाँ कुछ डिसाइपल्स आपस में प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। फिर हम शाम का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि म्यू बेक योंग जिन्हो और डियोल के साथ बैठ रखा होता है। तभी म्यू बेक कहता है, वैसे अगर मैं तुम्हें सच बताऊं तो मैं इस काम में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूं। तभी डियोल कहता है, हाँ मुझे ये बात पता है, लेकिन मैं आपसे एक फेवर चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि जब तक आप इस ग्वेन एकेडमी में हैं तब तक आप शांत रहें और किसी से भी झगड़ा न करें। डियोल की इस बात को सुनकर म्यू बेक कहता है, मैं तो हमेशा ही शांत रहता हूं, मगर पता नहीं क्यों सभी लोग खुद ही मुझसे उलझ जाते हैं। मगर तभी डियोल जिन्हों से कहता है, इस मार्शल वर्ल्ड में म्यू बेक के काफ़ी सारे दुश्मन हैं जो कि उसे मारना चाहते हैं। तो अगर हमें ड्रैगन फैक्शन में शांति बनाए रखनी है तो हमें म्यू बेक को ग्वेन एकेडमी के अंदर ही रखना होगा। फिर म्यू बेक डियोल से पूछता है, वैसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर तुम्हारी ये ग्वेन एकेडमी करती क्या है? हालांकि मैंने रास्ते पर लगे एक बोर्ड पे पढ़ा था कि ग्वेन एकेडमी वॉर के लिए ट्रूप्स को तैयार करती है। म्यू बेक की इस बात को सुनकर डियोल जवाब देता है, तुम ऐसा भी समझ सकते हो, हमारे जितने भी डिसाइपल्स वॉर में जाते हैं उनमें से सिर्फ कुछ ही वापस लौटते हैं, बाकी सभी वॉर के दौरान मारे जाते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि हम यहाँ पर मौत की तैयारी करवाते हैं। ये सुनकर म्यू बेक चिल्लाकर कहता है, आखिर तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? फिर वो मन ही मन सोचता है, आखिर अलायंस लीडर ने मुझे ये कैसी घटिया जगह पर भेज दिया है, जहाँ पर कि हर साल डिसाइपल्स को वॉर में भेजने के लिए सिलेक्ट किया जाता है और उनमें से ज़्यादातर वॉर में मारे जाते हैं।
और मुझे यहाँ पूरे 2 साल इंस्ट्रक्टर बनकर बिताने हैं। सच में मैं कितना ज़्यादा अनलकी हूँ। इसके बाद म्यू बेक योंग जिनो से पूछता है, क्या तुम लोग भी उन डिसाइपल्स के साथ जाते हो? योंग जिनो जवाब देता है, मैं ड्रैगन यूनिट का लीडर हूँ। आखिर मैं वहाँ क्यों जाऊँगा? मैं बस उन डिसाइपल्स को एक अच्छा इंस्ट्रक्टर और अच्छे रिसोर्सेज प्रोवाइड करने का काम करता हूँ। फिर म्यूबेक कहता है, फिर तो ये जगह उन सभी बच्चों के लिए किसी हेल से कम नहीं है। ये सुनकर हम देखते हैं उन दोनों आदमियों के चेहरे उतर जाते हैं। उन्हें लगता है कि शायद म्यूबेक को ये जगह पसंद नहीं आई और वो अब यहाँ का इंस्ट्रक्टर बनने के लिए मना करने वाला है। लेकिन तभी म्यूबेक कहता है, काफ़ी रात हो चुकी है, चलो जल्दी से अब मुझे मेरा रूम दिखा दो। फिर डियोल और योंग जिन्हो उसे उसके कमरे में छोड़ आते हैं। फिर बाहर आकर योंग डियोल से कहता है, आखिर ये म्यूबेक किस तरह का इंसान है? सच में ये आदमी काफ़ी ज़्यादा सवाल पूछता है। डियोल कहता है, तुम्हें इन सभी बातों पर ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी अभी हमारी एकेडमी में इंस्ट्रक्टर्स की कमी है और अगर तुम्हें उस म्यूबेक से कोई परेशानी है तो उसे एक ऐसा स्क्वाड दो जिसे कि ट्रेन करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो ताकि वो तंग आकर यहाँ से चला जाए। योंग कहता है, लेकिन अब हम उन नए सिलेक्ट किए हुए डिसाइपल्स में से ऐसे बच्चों को कहाँ से ढूंढेंगे? आगे से डियोल कहता है, मेरी नज़रों में कुछ ऐसे डिसाइपल्स हैं जो कि म्यूबेक को काफ़ी ज़्यादा परेशान कर सकते हैं और अगर तुम चाहो तो यहाँ से भगा भी सकते हैं। योंग कहता है, तो जल्दी से उन सभी बच्चों को एक स्क्वाड में डालो और म्यूबेक को उनकी स्क्वाड का इंस्ट्रक्टर बना दो। मगर फिर वो डियोल से पूछता है, वैसे क्या ऐसा करना सही रहेगा? डियोल कहता है, हाँ बिल्कुल सही रहेगा, इससे हमारी इमेज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और उस म्यूबेक की इमेज पूरी तरह से खराब हो जाएगी। फिर सीन चेंज होता है। हमें म्यूबेक को दिखाया जाता है जो कि अपने बिस्तर पर लेट रखा होता है। वो सोच रहा होता है, आखिर मैं ये कहाँ फंस गया? फिर कुछ देर बाद वो यही सब सोचते सोचते सो जाता है। फिर हम अगले दिन सुबह का सीन देखते हैं। फिर हमें म्यूबेक को दिखाया जाता है जो कि ट्रेनिंग हॉल में पहुंच जाता है। वो सोचता है, आज मेरा यहाँ पहला दिन है तो मैं किसी भी हाल में लेट नहीं हो सकता। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, डियोल ने उसे 7 स्क्वाड का इंस्ट्रक्टर बनाया है। चलो अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं म्यूबेक स्क्वाड को ढूंढने लगता है और कुछ देर ढूंढने के बाद उसे 7th नंबर की स्क्वाड मिल जाती है। वो देखता है उस स्क्वाड में पूरे 5 मेंबर्स होते हैं जिसमें कि 4 लड़के और 1 लड़की होती हैं। म्यूबेक उन्हें देखकर समझ जाता है कि इनमें से 3 डिसाइपल्स तो काफ़ी ज़्यादा एरोगेंट है जिन्हें कि ट्रेन करना काफ़ी मुश्किल होगा। उन डिसाइपल्स को देखने के बाद वो मन ही मन डियोल और योंग जिन्हों को गालियां देने लगता है। फिर म्यूबेक अपनी आई ऑफ डिटेल की पावर एक्टिव करके उन सभी डिसाइपल्स को अच्छे से चेक करने लगता है ताकि वो उन 5 डिसाइपल्स को और भी अच्छे से जान सके। पहले बच्चे को देखकर वो समझ जाता है कि वो डिसाइपल जियांग सेक्ट से है और यहाँ पर म्यूबेक उनके सेक्ट का पता उनकी कल्टीवेशन टेक्निक से लगा रहा है। चलो कहानी को अब आगे कंटिन्यू करते हैं। फिर वो दूसरे को देखता है और कहता है, ये टैंग सेक्ट से है। फिर वो उस फीमेल मेंबर को चेक करने लगता है और उस फीमेल मेंबर को देखकर वो खुद से कहता है, ये लड़की तो युआन सेक्ट से है। फिर वो चौथे मेंबर को देखकर कहता है, ये लड़का मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है। फिर वो आखिरी डिसाइपल को देखने लगता है और जैसे ही वो 5वें को देखता है वो काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है क्योंकि उस लड़के में किसी भी तरह की कोई स्पिरिचुअल रूट्स नहीं होती। म्यूबेक सोचता है, ये 5 तो एक से बढ़कर एक नमूने हैं। इसका मतलब उन दोनों ही कमीनों ने मुझे धोखा दिया है। वो तो यहाँ पर अलायंस लीडर ने मुझे शांत रहने को कहा है, नहीं तो अब तक मैं उन दोनों कमीनों के सरों का फुटबॉल बना देता। तभी वो 5 डिसाइपल्स म्यूबेक को घूरते हुए पूछते हैं, आखिर अब तुम कौन हो? आगे से म्यूबेक कहता है, तुम सभी से मिलकर अच्छा लगा। मैं म्यूबेक हूँ और अब से मैं ही तुम्हारा इंस्ट्रक्टर हूँ। यहीं पर यह सीन कट हो जाता है। फिर हम शाम का सीन देखते हैं जहाँ पर कि म्यूबेक ग्वेन पवेलियन में घूम रहा होता है। तभी उसके सामने डियोल आ जाता है और उससे कहता है, आखिर तुम किस तरह के इंस्ट्रक्टर हो? तुम्हारे उन 5 स्टूडेंट्स ने तुम्हारी कंप्लेंट की है। उन्होंने बताया कि उन सभी ने तुम्हें ग्रीट किया और तुमने उन्हें आगे से जाने को कह दिया, यहाँ तक कि तुमने उन्हें ट्रेन भी नहीं किया। आखिर तुम किस तरह के इंस्ट्रक्टर हो?
आगे से म्यूबेक डियोल से कहता है, हाँ बिल्कुल ऐसा ही हुआ था, क्या तुम्हें इसमें कोई दिक्कत है? आगे से हम डियोल को देखते हैं, जो कि मन ही मन सोच रहा होता है कि आखिर ये किस तरह का इंसान है जो कि मुझसे उल्टा ये कह रहा है कि आखिर इसमें क्या कोई दिक्कत है, कहीं ये कोई पागल तो नहीं है ना? ये सोचने के बाद हम देखते हैं डियोल बड़े ही गुस्से में म्यूबेक से कहता है कि आखिर इसमें मुझे दिक्कत कैसे नहीं होगी, जबकि तुम्हें यहाँ पर 7 स्क्वाड का इंस्ट्रक्टर अपॉइंट किया गया है और एक इंस्ट्रक्टर का काम होता है कि वो अपने स्टूडेंट्स को अच्छे से ट्रेन करे, मगर तुम्हें देखो, तुम तो बस उन्हें देखकर ही वहां से चले आए। डियोल की इस बात को सुनकर हम म्यूबेक को देखते हैं, जो कि अब की बार गुस्से में डियोल से कहता है, डियोल क्या मैं तुम्हें कोई पागल दिखाई देता हूँ? मैं ये जानता हूँ कि तुमने जो मुझे 7th नंबर की स्क्वाड दी है, जिसमें कि 5 में से 3 डिसाइपल्स बड़े सेक्टों से हैं, और तुमने उन तीनों घटिया से यंग मास्टर्स को एक ही स्क्वाड में डालकर मुझे दे दिया, और साथ ही साथ मुझे तो नहीं लगता कि तुम उन 3 प्रेस्टिजियस फैमिली के यंग मास्टर्स को कभी भी उस वॉर में भेजने वाले हो। म्यूबेक की इस बात को सुनकर हम देखते हैं डियोल काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। हम वापस से म्यूबेक को देखते हैं, जो कि अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए डियोल से कहता है, और तुमने स्क्वाड का 5 मेंबर का कोटा पूरा करने के लिए मुझे 2 रैंडम बच्चे और दे दिए, और अब तुम ये चाहते हो कि मैं उन 3 यंग मास्टर्स का ध्यान रखूं और वहीं बचे हुए 2 रैंडम बच्चों को वॉर में मरने के लिए भेज दूं। मैं इस बात को पहले से ही जानता था कि तुम 1 नंबर के कमीने हो, मगर अब तुम्हें देखकर लगता है कि तुम तो उससे भी कई ज्यादा गए गुजरे हो। मैं इस बात को जानता हूं कि जो वो 3 बड़ी फैमिलीज हैं, उन लोगों ने तुम पर प्रेशर डाला होगा कि तुम लोग उनके बच्चों को ट्रेन करो, मगर यहां तुम्हें देखो, तुम सब तो मुझे ही एक शील्ड की तरह इस्तेमाल कर रहे हो। मैंने तुमसे शुरुआत में ही कहा था कि मैं कभी भी लड़ाई की शुरुआत खुद से नहीं करता, मगर पता नहीं क्यों सामने वाले खुद ब खुद आकर मुझसे बेमतलब ही उलझ जाते हैं। आगे से डियोल कहता है, जो स्यूमन सेक्ट के लीडर हैं और साथ ही साथ जो जियांग सेक्ट के लीडर हैं, उन दोनों ने ही अपने बच्चों को खुद हमारे पास ट्रेनिंग के लिए भेजा है, मगर जो वो फीमेल मेंबर है, यानी कि वो युआन जिया, वो खुद अपनी मर्जी से यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए आई है। ये हमारे लिए भी काफी ज्यादा ट्रिकी सिचुएशन है। इस बात को सुनकर हम म्यूबेक को देखते हैं, जो कि सीरियस होकर डियोल से कहता है, तो इसमें मैं क्या करूं? आगे से हम डियोल को देखते हैं, जो कि म्यूबेक को समझाने लगता है कि मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि तुम इस सिचुएशन के लिए एक परफेक्ट कैंडिडेट हो, क्योंकि मैं जानता हूं कि जो बाकी के इंस्ट्रक्टर्स हैं वो इस प्रेशर को नहीं झेल सकते, मगर वहीं तुम ये सब बड़ी ही आसानी से संभाल लोगे। डियोल की इस बात को सुनकर म्यूबेक सीरियस होकर डियोल से कहता है, सच में तुम तो काफी ज्यादा टैलेंटेड हो, तुम तो अभी भी लगातार ही बहाने बनाते जा रहे हो। वहीं दूसरी तरफ हम डियोल को देखते हैं, जो कि म्यूबेक से कहता है कि वो तीनों यंग मास्टर्स किसी भी स्क्वाड में जाए, वो वहां पर परेशानी ही खड़ी करेंगे। अब तुम खुद ही बताओ, क्या ये बाकी के बच्चों के लिए सही रहेगा? डियोल की इस बात को सुनकर हम देखते हैं म्यूबेक डियोल का मजाक उड़ाते हुए डियोल से कहता है, अच्छा तो अब तुम्हें बच्चों की फिक्र हो रही है, जबकि तुम खुद उन बच्चों को वॉर में मरने के लिए भेज देते हो, जहां पर कि उन बच्चों का बचने का परसेंटेज सिर्फ 5% है। आगे से डियोल म्यूबेक से कहता है, इसीलिए तो हमने तुम्हें एक इंस्ट्रक्टर के तौर पर असाइन किया है, क्योंकि हम जानते हैं कि वो तुम ही हो जो कि इस परसेंटेज को बढ़ा सकते हो, और मैं उम्मीद करता हूं कि जब तक तुम यहां पर हो तुम अपनी ड्यूटीज को अच्छी तरह से निभाओगे। तभी दूसरी तरफ हम म्यूबेक को देखते हैं, जो कि जाते हुए डियोल से कहता है, तुम इस काम के लिए किसी और को ढूंढ लो, क्योंकि मैं ये काम नहीं करने वाला। तभी हम डियोल को देखते हैं, जो कि अपनी आंखें बंद करता है और बड़ी हिम्मत लगाकर म्यूबेक से कहता है, एक बार जरा उन बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोचो। डियोल की इस बात को सुनकर हम देखते हैं म्यूबेक को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, और वो गुस्से में आकर अपने दांत पीसते हुए मन ही मन सोचता है, मुझे इस कमीने डियोल पर अभी इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा है कि मैं इसके सर को इसके कंधों से अलग करना चाहता हूं, लेकिन मुझे शांत रहना होगा। आगे से हम डियोल को देखते हैं, जो कि अपने कपड़ों में से कुछ पेपर्स को निकालता है, और वो उन पेपर्स को म्यूबेक को देते हुए कहता है, ये तुम्हारी स्क्वाड के 5 मेंबर की पर्सनल प्रोफाइल्स हैं। वहीं दूसरी तरफ हम म्यूबेक को देखते हैं, जो कि कुछ देर के लिए बस डियोल को घूरता रहता है, फिर वो उससे वो प्रोफाइल पेपर्स नहीं लेता, मगर फिर हम देखते हैं म्यूबेक सोचता है
कि आखिर इसमें उन बच्चों की क्या गलती है। ये सोचकर वो डियोल से उन बच्चों के प्रोफाइल्स को ले लेता है और म्यूबेक को उन सभी बच्चों की प्रोफाइल्स को देते वक्त हम देखते हैं डियोल म्यूबेक से कहता है, म्यूबेक, तुम्हारी स्क्वाड के 5 बच्चों में से एक बच्चा ऐसा भी है जिसने कि अभी तक मार्शल आर्ट को सीखना शुरू भी नहीं किया है। हालांकि मैंने उसे कहा था कि तुम वापस घर जा सकते हो, मगर आगे से उस लड़के ने मुझे कहा कि उसे पैसों की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, इसीलिए मैं उसे मना नहीं कर पाया। और उस लड़के के बारे में एक राज की बात यह है कि वो बच्चा सिचुआन सेक्ट से है, मगर इस बात को मेरे अलावा और कोई नहीं जानता। और अब इस बात को मैं तुम्हें बता रहा हूँ और तुम भी इस बात को एक सीक्रेट ही रखना। ये बोलकर हम देखते हैं डियोल को, जो कि म्यूबेक को उन सभी प्रोफाइल्स को पकड़ा देता है। वहीं आगे से हम म्यूबेक को देखते हैं, जो कि डियोल की इस बात को सुनकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। फिर हम डियोल को देखते हैं, जो कि वहाँ से जाते हुए म्यूबेक से कहता है कि बाकी की चीज़ें मैं तुम पर छोड़ता हूँ, तो उम्मीद करता हूँ कि कल से तुम उन बच्चों की अच्छे से ट्रेनिंग करवाओगे। फिर हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ पे कि हम देखते हैं जो म्यूबेक होता है वो अपने रूम में बैठकर उन बच्चों की प्रोफाइल्स को देख रहा होता है। और उन बच्चों की प्रोफाइल्स को देखते हुए हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि सच में इन बच्चों को ट्रेन करना एक काफ़ी मुश्किल टास्क है। हालांकि वो दोनों यंग मास्टर्स तो फिर भी ठीक है, क्योंकि उन दोनों को यहाँ खुद उनकी फैमिलीज़ ने यहाँ पर भेजा है, मगर वहीं वो बाकी के तीनों डिसाइपल्स की सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। ये सोचने के बाद हम देखते हैं जो हमारा म्यूबेक होता है वो उन सभी प्रोफाइल्स को जला देता है। उन सभी प्रोफाइल्स को जलाने के बाद हम म्यूबेक को देखते हैं, जिसे कि तभी कुछ याद आता है और वो खुद से कहता है, लगता है मैं कुछ भूल रहा हूँ। तभी उसे याद आता है कि उसके सभी डिसाइपल्स उसके रूम के बाहर खड़े हैं। फिर वो खुद से कहता है, मगर शायद मैंने उन्हें वापस भेज दिया था। ये बोलने के बाद हम देखते हैं म्यूबेक अपनी आंखों को बंद करता है और अपनी टेक्निक को यूज़ करता है, जिससे कि म्यूबेक अपनी जगह से गायब होकर अपने रूम के बाहर आ जाता है। और जैसे ही म्यूबेक बाहर आता है वो देखता है कि उसके सभी डिसाइपल्स उसके रूम के बाहर ही खड़े होते हैं। और उन सभी डिसाइपल्स को वहाँ पे खड़ा देखकर हम देखते हैं म्यूबेक उन सभी डिसाइपल्स से कहता है, आखिर तुम सभी लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, जबकि मैंने तो तुम्हें यहाँ से भेज दिया था। तभी हम वहाँ खड़े 2 यंग मास्टर्स को देखते हैं, जो कि थोड़ा गुस्से में आकर म्यूबेक से कहते हैं, आखिर तुमने हमें जाने को कब कहा। वहीं हम उस फीमेल डिसाइपल को देखते हैं, जो कि म्यूबेक को देखकर कुछ भी नहीं कहती। हालांकि वो भी म्यूबेक को काफ़ी गुस्से से घूर रही होती है। लेकिन फिर हम बाकी के बचे हुए उन दोनों स्क्वाड मेंबर्स को देखते हैं, जो कि म्यूबेक को देखकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। वहीं हम आगे से म्यूबेक को देखते हैं, जो कि उन सभी डिसाइपल से कहता है, मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैंने तुम सभी को यहाँ से भेज दिया था, मगर फिर भी तुम यहीं पर हो। कहीं तुम मेरे ऑर्डर्स को इग्नोर तो नहीं कर रहे ना। तभी हम उस डिसाइपल को देखते हैं, जिसे कि बिल्कुल भी मार्शल आर्ट नहीं आती। वो लड़का म्यूबेक से कहता है, मास्टर, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाना चाहता। वैसे आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि इस लड़के का नाम रियो है। चलो कहानी को आगे कंटिन्यू करते हैं। फिर हम वहाँ खड़े एक दूसरे डिसाइपल को देखते हैं, जो कि म्यूबेक से कहता है, मास्टर, मैं तो यहाँ से आज ही घर जाना चाहता हूँ, लेकिन अगर मैं यहाँ से घर गया तो मेरे फादर मुझे वापस से यहीं भेज देंगे। वहीं हम बाकी के बचे हुए दोनों यंग मास्टर्स को भी देखते हैं, जो कि बस म्यूबेक को घूर रहे होते हैं। हालांकि वो आगे से कुछ भी नहीं बोलते। उन सभी डिसाइपल्स को देखने के बाद हम देखते हैं म्यूबेक एक गहरी सांस छोड़ता है और सोचता है कि आखिर मैं ये कहाँ फंस गया। ये सोचने के बाद हम देखते हैं म्यूबेक उन सभी डिसाइपल से पूछता है, क्या तुम सभी ने खाना खा लिया। आगे से हम उन सभी डिसाइपल्स को देखते हैं, जो कि अपने मास्टर म्यूबेक से कहते हैं, मास्टर नहीं, अभी हमने खाना नहीं खाया है। उन सभी बच्चों की इस बात को सुनकर हम देखते हैं म्यूबेक काफ़ी हैरान होकर उन सभी बच्चों से कहता है, तुम सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर सुबह से आ रखे हो और अब रात हो चुकी है, तो अभी तक तुम सभी ने खाना क्यों नहीं खाया। म्यूबेक की बात को सुनकर हम उन सभी डिसाइपल्स को देखते हैं, जो कि आगे से कुछ भी नहीं बोलते, बस वो म्यूबेक को घूरते रहते हैं। वहीं हम म्यूबेक को देखते हैं, जो कि उन बच्चों को देखकर सोचने लगता है, काफ़ी रात हो चुकी है और ग्वेन एकेडमी का कैफेटेरिया भी अब बंद हो चुका होगा। ये सोचने के बाद हम देखते हैं म्यूबेक
उन बच्चों को अपने रूम के अंदर ले आता है और उन सभी बच्चों के आगे बहुत सारा खाना रख देता है। वहीं दूसरी तरफ हम उन डिसाइपल्स को देखते हैं जो कि म्यू बेक से शुक्रिया कहकर उस खाने को खाने लगते हैं। लेकिन तभी हम उस बच्चे को देखते हैं जिसे कि बिल्कुल भी मार्शल आर्ट नहीं आती। हम देखते हैं वो भी उस खाने को खाने लगता है और वो बच्चा उस खाने को खाते हुए सोचने लगता है, ये खाना तो सच में काफ़ी ज़्यादा डिलीशियस है, मैंने आज तक इतना डिलीशियस खाना कभी नहीं खाया। ये सोचकर वो डिसाइपल खाने को चबाने लगता है। मगर जैसे ही वो डिसाइपल उस खाने को चबाने लगता है वो रियलाइज़ करता है कि ये खाना खाने में काफ़ी ज़्यादा हार्ड है। मगर फिर वो उस खाने को मज़े से खाने लगता है। लेकिन खाते खाते तभी वो डिसाइपल रुक जाता है और वो इतने सारे खाने को अपने सामने पड़ा देखकर सोचने लगता है कि घर पर मेरी पूरी फैमिली भूखी बैठी है और मुझे देखो, मैं यहाँ पे इतना सारा डिलीशियस खाना अकेले खा रहा हूँ। ये सोचने के बाद हम देखते हैं रियो की आंखों से आंसू आने लगते हैं और रियो रोते हुए सोच रहा होता है कि ये इतना सारा खाना है कि मेरी फैमिली तो इस खाने को पूरे 1 महीने तक खा सकती है। वहीं दूसरी तरफ हम म्यू बेक को देखते हैं जो कि रियो को रोते हुए देख लेता है और म्यू बेक समझ जाता है कि रियो अभी अपनी फैमिली के बारे में सोच रहा है। और रियो की सिचुएशन को समझने के बाद हम देखते हैं म्यू बेक खुद से मन ही मन कहता है, मैं रियो की इस फीलिंग को समझ सकता हूँ। खुद से ये कहने के बाद हम देखते हैं म्यू बेक रियो के कंधे पर हाथ रखता है और रियो से कहता है, आखिर अब तुम रो क्यों रहे हो और तुम ये खाना क्यों नहीं खा रहे। फिर वो बड़े ही प्यार से कहता है, घबराओ मत, मैं इसमें से कुछ खाना तुम्हारे घर के लिए भी पैक कर दूंगा। वहीं दूसरी तरफ हम रियो को देखते हैं जो कि जैसे ही म्यू बेक के मुंह से उस बात को सुनता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो म्यू बेक से कहता है, मास्टर क्या आप सच कह रहे हैं। फिर वो म्यू बेक का शुक्रिया करते हुए कहता है, मास्टर मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। वहीं दूसरी तरफ हम उन बाकी के डिसाइपल्स को भी देखते हैं जो कि रियो को देखकर एक दूसरे से कह रहे होते हैं, क्या ये लड़का सही में सिर्फ इतनी सी बात के लिए रो रहा है। वहीं हम रियो को देखते हैं जो कि अब मज़े से खाना खाने लगता है। वहीं रियो को खाना खाते हुए देखकर हम देखते हैं म्यू बेक सोच रहा होता है कि मैंने रियो की प्रोफाइल में देखा था कि इसका घर यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, तो एक काम करता हूँ, मैं खाना देने के साथ साथ इस लड़के को इसके घर भी छोड़ आऊँगा और इसी बहाने मैं भी थोड़ा सा घूम लूँगा। फिर उन सभी बच्चों का खाना हो जाने के बाद हम म्यू बेक को देखते हैं जो कि रियो को उसके घर छोड़ने के लिए निकल पड़ता है। फिर हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि हम देखते हैं रियो एक जगह पर आकर रुक जाता है और उस जगह पर रुककर रियो म्यू बेक से कहता है, मास्टर हम पहुँच गए, वो रहा मेरा घर। मगर हम देखते हैं कि जैसे ही म्यू बेक उस घर को देखता है म्यू बेक की आंखें फटी की फटी रह जाती है और अगले ही पल म्यू बेक उस घर को देखकर रियो से कहता है, क्या तुम सच में इस छोटी सी हट में रहते हो। आगे से रियो भी म्यू बेक को हाँ में जवाब देता है। फिर अगले सीन में हम रियो को देखते हैं जो कि अपने घर के अंदर आ जाता है और घर के अंदर आते ही हम देखते हैं रियो अपनी मदर को ग्रीट करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम रियो की मदर और रियो की सिस्टर को देखते हैं जो कि दोनों ही रियो को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती हैं। फिर अगले ही पल हम देखते हैं रियो की मदर रियो से कहती है, आखिर तुम वापस इतनी जल्दी कैसे आ गए, जबकि तुम्हारी एकेडमी वालों का तो ये रूल है कि तुम 3 महीने से पहले उस एकेडमी से बाहर नहीं जा सकते, फिर तुम वापस इतनी जल्दी कैसे आ गए। वहीं आगे से हम रियो को देखते हैं जो कि अपनी मदर से कहता है, मैं यहाँ पर कुछ समय के लिए आपसे मिलने आया हूँ। लेकिन तभी हम रियो की सिस्टर को देखते हैं जो कि रियो के हाथ में बॉक्स को देखकर पूछती है, ब्रदर आपके हाथ में ये किस चीज़ का बॉक्स है। आगे से हम रियो को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा खुश होकर अपनी सिस्टर से कहता है, रुको मैं तुम्हें इस बॉक्स को खोल कर दिखाता हूँ। फिर वो उस बॉक्स को खोलने लगता है। उस बॉक्स को खोलते वक्त हम देखते हैं रियो सोच रहा होता है कि मेरी मदर और सिस्टर इतने सारे खाने को देखकर ज़रूर ही काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाएंगी। फिर अगले ही पल हम देखते हैं रियो उस बॉक्स को खोल देता है और जैसे ही रियो उस बॉक्स को खोलता है हम देखते हैं रियो की सिस्टर का मुंह तो खुला का खुला रह जाता है। और फिर रियो की सिस्टर काफ़ी ज़्यादा खुश होकर रियो से कहती है, ब्रदर ये खाना तो बहुत सारा है, मैंने आज तक इतना सारा खाना एक साथ कभी नहीं देखा। लेकिन तभी हम देखते हैं रियो को उसकी मदर की आवाज़ आती है
जिसमें कि उसकी मदर रियो से पूछ रही होती है कि आखिर तुम इतना सारा खाना कहाँ से लाए हो। लेकिन आगे से रियो कहता है, मदर ये खाना मुझे मेरे इंस्ट्रक्टर ने दिया है, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। चलो जल्दी से आप लोग इस खाने को खाकर बताओ कि आखिर आपको ये खाना कैसा लगा। वहीं हम देखते हैं इन सब बातों को बाहर खड़ा म्यू बेक भी सुन रहा होता है। फिर हम घर के अंदर का सीन देखते हैं, जहां पर कि हम देखते हैं रियो की सिस्टर उस खाने को बड़े ही मज़े से खा रही होती है। वहीं हम बाहर खड़े म्यू बेक को देखते हैं, जो कि सोच रहा होता है, हालांकि ग्वेन एकेडमी का रूल ये है कि हम उस एकेडमी से बाहर नहीं जा सकते, मगर मुझे नहीं लगता कि मैंने रियो को यहाँ पर लाकर कोई भी गलती की है। ये सोचने के बाद हम देखते हैं म्यू बेक ऊपर की ओर देखकर मुस्कुराने लगता है। फिर हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं, जहां पर कि हम देखते हैं म्यू बेक और रियो वापस से अपनी ग्वेन एकेडमी की ओर जाने लगते हैं। तभी हम रियो को देखते हैं, जो कि म्यू बेक को अपनी फैमिली के बारे में बताने लगता है। वो बताता है, मास्टर, जब मैं 8 साल का था तब मैं और मेरी मदर और साथ ही साथ मेरी सिस्टर वॉर से भागकर यहाँ पर आ गए थे, मगर उस वॉर में हमारी बाकी की सारी फैमिली मारी गई, इसीलिए अब मेरी फैमिली यहाँ पर छुपकर रहती है। तभी हम देखते हैं रियो की बात सुनकर म्यू बेक अपनी जगह पर रुक जाता है और वो सोचने लगता है, रियो कहीं उस वॉर की बात तो नहीं कर रहा जिसे कि हम मार्शल वॉर कहते हैं। वो वॉर तो सच में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक थी। उस वॉर में काफ़ी सारे सेक्ट्स रातों रात ही खत्म हो गए। फिर हम वापस से रियो को देखते हैं, जो कि आगे कहता है, मास्टर, अगर मैं आपको सच बताऊं तो हमारी फैमिली के डिस्ट्रॉय होने का कारण ये था कि हमारी फैमिली में एक गद्दार था, उसने हमें धोखा दिया। रियो की इस बात को सुनकर हम देखते हैं म्यू बेक काफ़ी ज़्यादा शॉक होके रियो से कहता है, आखिर ये तुम क्या कह रहे हो। वहीं हम वापस से रियो को देखते हैं, जो कि म्यू बेक से कहता है, मास्टर, मेरा ग्वेन एकेडमी को ज्वाइन करने का मकसद सिर्फ पैसे कमाना ही नहीं, बल्कि ट्रू स्ट्रेंथ को भी हासिल करना है। और इसके लिए मैंने और भी कई सारे सेक्टरों में ट्राई किया, मगर मुझे किसी ने नहीं लिया, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी मार्शल आर्ट नहीं आती। फिर आखिर में ग्वेन एकेडमी ही थी जिसने कि मुझे आखिरी उम्मीद दी और मुझे एक डिसाइपल के तौर पर एक्सेप्ट किया। तो प्लीज़ मास्टर, मुझे कभी भी वापस घर जाने को मत कहिएगा। लेकिन तभी हम देखते हैं म्यू बेक, जो कि अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है और वो रियो से कहता है, रियो, मुझे तुम्हारी सिस्टर की कंडीशन भी ठीक नहीं लग रही थी, क्या मैं सही कह रहा हूं। म्यू बेक के मुंह से इस बात को सुनकर हम देखते हैं रियो तो काफ़ी ज़्यादा चौंक गया होता है और वो काफ़ी हैरान होकर म्यू बेक से कहता है, हाँ मास्टर, आप सही कह रहे हैं, मगर आपको ये सब कैसे पता है। आगे से हम म्यू बेक को देखते हैं, जो कि रियो से कहता है, इन सब बातों को पता करने के लिए मेरे कुछ खुद के मेथड्स हैं। वैसे मैं तुम्हें बता देता हूँ कि जब तुम्हारी मदर और तुम्हारी सिस्टर हमें अलविदा करने आए थे, उस समय मैंने तुम्हारी सिस्टर को देखा था और उसे देखते ही मुझे पता चल गया था कि तुम्हारी सिस्टर को 7 हिडन वीन्स का डिसऑर्डर है, जिसमें कि अगर तुम अपनी सिस्टर का जल्द ही प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करवाते तो तुम्हारी सिस्टर 20 साल की कम उम्र से पहले ही मारी जाएगी। आखिर तुमने अब तक अपनी सिस्टर को किसी फिजिशियन को क्यों नहीं दिखाया। आगे से हम रियो को देखते हैं, जो कि म्यू बेक से कहता है, मास्टर, मैंने अपनी सिस्टर को कई सारे फिजिशियंस को दिखाया, मगर कोई भी फिजिशियन मेरी सिस्टर की बीमारी का पता नहीं लगा पाया। और अगर मैं आपको सच बताऊं तो मैं अपनी सिस्टर के कारण ही एक पावरफुल और अमीर आदमी बनना चाहता हूं। रियो की इन सब बातों को सुनने के बाद हम देखते हैं म्यू बेक को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो अपने दांतों को पीसते हुए सोचने लगता है, ये लड़का कितना ज़्यादा भोला और मासूम है, और वहीं वो ग्वेन एकेडमी वाले कितने ज़्यादा कमीने हैं जो कि कुछ पैसों के बदले इस बेचारे को वॉर में मरवाना चाहते हैं। इन सब बातों को सोचने के बाद हम देखते हैं म्यू बेक रियो से कहता है, अब काफ़ी रात हो चुकी है, तो मुझे लगता है ग्वेन एकेडमी के सारे दरवाजे अब बंद हो चुके होंगे। तो रियो, अगर तुम आज की रात ग्वेन एकेडमी के बाहर नहीं बिताना चाहते तो थोड़ा जल्दी चलो। मगर रियो की स्पीड काफ़ी ज़्यादा स्लो होने के कारण हम देखते हैं म्यू बेक उसे पीठ पर उठाकर दौड़ने लगता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं म्यू बेक रियो को अपने रूम में ले आता है और फिर वो रियो को अपने रूम में ही सुला देता है। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है और हम ट्रेनिंग हॉल का सीन देखते हैं, जहां पर कि हम देखते हैं म्यू बेक के सामने उसके 5 डिसाइपल्स आगे होते हैं। फिर उन 5 डिसाइपल्स को अपने सामने खड़ा देखकर हम देखते हैं म्यू बेक उन 5 डिसाइपल्स से कहता है कि आखिर
तुम पांचों यहाँ क्यों खड़े हो, जबकि मैं तुमसे ऑलरेडी बोल चुका हूं कि तुम सभी यहाँ से जा सकते हो। मुझे तो ये तक नहीं पता कि आखिर तुम सभी यहाँ पर क्यों आए हो। क्या तुम्हें पता है कि ये एकेडमी काम क्या करती है? लेकिन तभी हम उन पांचों डिसाइपल्स को देखते हैं जो कि चिल्लाकर म्यूबेक से कहते हैं, हाँ हमें पता है मास्टर। लेकिन तभी हम रियो को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा निराश होकर सोच रहा होता है कि मैंने कल रात मास्टर को अपनी पूरी प्रॉब्लम बताई, मगर मास्टर फिर भी हमें यहाँ से जाने को कह रहे हैं। लेकिन तभी हम म्यूबेक को देखते हैं जो कि वहाँ पर खड़े हुए उन सभी डिसाइपल से कहता है, लगता है तुम सभी मेरी बात को इतनी आसानी से नहीं मानने वाले। ये बोलने के बाद हम देखते हैं म्यूबेक टैंग जिन को बुलाता है, और मैं आपको बता दूं कि टैंगजिन ये ब्राउन हेयर वाला डिसाइपल है और ये टैंग फैमिली का एक यंग मास्टर है। फिर हम टैंग जिन को देखते हैं जो कि आगे से म्यूबेक से यस मास्टर कहता है। लेकिन तभी हम म्यूबेक को देखते हैं जो कि अगले ही पल टैंगजिन के करीब आ जाता है और टैंग जिन से कहता है कि टैंग जिन, मैं जानता हूं कि तुम टैंग सेक्ट के एक यंग मास्टर हो, तो तुम वापस से वहीं पर क्यों नहीं चले जाते और फिर वापस से वहां जाकर किसी बिगड़े हुए अमीरजादे की तरह अपनी जिंदगी को क्यों नहीं जीते। म्यूबेक की इस बात को सुनकर हम देखते हैं टैंग काफी ज्यादा घबराते हुए म्यूबेक से कहता है, मास्टर अब आपका इस बात से क्या मतलब है? लेकिन तभी हम म्यूबेक को देखते हैं जो कि टैंग जिन से कहता है, टैंग जिन तुम और बेकली दोनों ही अपनी अपनी टेरिटरी के यंग मास्टर्स हो, और जहां तक मुझे लगता है कि तुम यहां पर ट्रेनिंग के लिए नहीं बल्कि मस्ती के लिए आए हो, तो तुम दोनों के चक्कर में वो बाकी के बचे हुए 3 स्टूडेंट्स भी कुछ नहीं सीख पाएंगे। इसीलिए मैं तुम्हें कह रहा हूं कि यहां से चले जाओ। म्यूबेक की इस बात को सुनकर हम देखते हैं टैंग जिन म्यूबेक से कहता है, मास्टर मुझे यहां भेजने के ऑर्डर्स मेरे फादर के थे और मैं अपने फादर के ऑर्डर्स को डिसोबे नहीं कर सकता। तभी हम बेकली को भी देखते हैं, वो भी म्यूबेक से यही कहता है। उन दोनों यंग मास्टर्स की बात को सुनने के बाद हम म्यूबेक को देखते हैं जो कि सोचने लगता है कि आखिर ये दोनों ही बच्चे कितने ज़्यादा जिद्दी हैं। ये सोचने के बाद हम देखते हैं म्यूबेक उन दोनों से कहता है, तो इसका मतलब तुम दोनों ये कह रहे हो कि तुम दोनों यहीं पर रुकोगे और यहां रुककर ट्रेनिंग करोगे। तो क्या मैं इस बात को जान सकता हूं कि आखिर तुम इन 2 सालों के बाद क्या करने वाले हो? आगे से हम टैंग जिन को देखते हैं जो कि म्यूबेक से कहता है, फिर हम सेनवुल डायनेस्टी से बाहर निकलकर सेनवुल फॉरेस्ट में जाएंगे। सनवुल फॉरेस्ट में जाकर ब्लड कल्ट मॉन्स्टर्स को खत्म करेंगे। लेकिन तभी हम म्यूबेक को देखते हैं जो कि उन दोनों यंग मास्टर्स से पूछता है, आखिर तुम दोनों को उन ब्लड कल्ट मॉन्स्टर्स के बारे में पता क्या है जो कि तुम उन्हें मारने की बातें कर रहे हो? फिर हम देखते हैं म्यूबेक की इस बात का उन दोनों ही यंग मास्टर्स पे कोई भी जवाब नहीं होता और वो दोनों ही काफी ज्यादा हैरान होकर म्यूबेक को देखने लगते हैं। आगे से हम म्यूबेक को देखते हैं जो कि उन दोनों यंग मास्टर से कहता है, मैं जानता हूं कि तुम लोगों के पास इस बात का कोई भी जवाब नहीं होगा क्योंकि तुमने सिर्फ एक अफवाह सुनी है कि उस सनवुल फॉरेस्ट में मॉन्स्टर्स एग्जिस्ट करते हैं, मगर उन मॉन्स्टर्स को तुमने खुद कभी नहीं देखा। क्या तुम इस बात को जानते हो कि जो ग्वेन एकेडमी का सर्वाइवल परसेंटेज है वो सिर्फ 5% है? यानी कि अगर सनवुल फॉरेस्ट में 100 डिसाइपल्स जाते हैं तो सिर्फ उनमें से 5 ही जिंदा लौट कर आते हैं। और इस बात का किसे पता कि वो 5 डिसाइपल्स भी सही सलामत वापस आते हैं या फिर क्रिपल होकर। ये बोलने के बाद हम देखते हैं म्यूबेक उन सभी से पूछता है, आखिर तुम 5 में से ये किसे लगता है कि तुम उन 5% बच्चों में से हो? वहीं दूसरी तरफ हम उन 5 डिसाइपल्स को देखते हैं जो कि एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं, मगर उनमें से कोई भी म्यूबेक के सवाल का जवाब नहीं देता। वहीं दूसरी तरफ हम वापस से म्यूबेक को देखते हैं जो कि उन ग्वेन एकेडमी के एल्डर्स के बारे में सोचने लगता है। वो उनके बारे में सोचते हुए कहता है, आखिर इस डायनेस्टी के एल्डर्स कितने ज़्यादा कमीने हैं जो कि इन छोटे छोटे बच्चों को सेनवुल फॉरेस्ट में भेज देते हैं, और ऊपर से वो सेनवुल फॉरेस्ट कोई आम सा जंगल नहीं है बल्कि वो तो मौत का दूसरा नाम है। और यहाँ के एल्डर्स इतने ज़्यादा चालाक हैं कि ये लोग बच्चों को बिना बताए वहाँ पर टास्क के लिए भेज देते हैं और वो बच्चे बेचारे जाने अनजाने में उस खौफनाक जगह में चले जाते हैं और फिर वहाँ से वो सभी बच्चे कभी भी नहीं लौट पाते। ये सब सोचने के बाद हम देखते हैं म्यूबेक उन 5 डिसाइपल से कहता है, मैं आज तुम सभी को सच बताने वाला हूँ
कि जो ये एल्डर्स हैं ये तुम सभी बच्चों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। यहाँ तक कि टैंग जिन तुम्हारे फादर भी इस बात को जानते हैं। इस बात को सुनकर हम देखते हैं टैंग जिन काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। लेकिन हम वापस से म्यू बेक को देखते हैं जो कि उन सभी डिसाइपल से कहता है कि असल में उस सेन वुल्फ फॉरेस्ट में कोई मॉन्स्टर्स नहीं रहते, बल्कि वहां पर अनडेड ज़ॉम्बीज एग्जिस्ट करते हैं जिन्हें कि मारना लगभग नामुमकिन है। और वो सभी ज़ॉम्बीज काफ़ी ज़्यादा क्रूअल है जो कि इंसानों को बड़ी ही बेरहमी से मारकर खाते हैं। म्यू बेक की इस बात को सुनकर हम देखते हैं वहां पर खड़े हुए डिसाइपल्स तो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं। फिर हम टैंग जिन को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा हैरान होकर खुद से कहता है कि क्या उस फॉरेस्ट में सच में ज़ॉम्बीज एग्जिस्ट करते हैं। ये सोच सोचकर टैंग जिन और भी ज़्यादा घबराने लगता है। फिर हम वापस से म्यू बेक को देखते हैं जो कि उन सभी डिसाइपल्स से कहता है तुम्हें तो यही लग रहा होगा कि तुम्हें उस फॉरेस्ट में जाकर किन्हीं आम से मॉन्स्टर्स का हंट करना होगा। लेकिन तभी हम उन 5 डिसाइपल्स को देखते हैं जो कि म्यू बेक से पूछते हैं मास्टर आखिर आप ये सब कैसे जानते हैं। आगे से हम म्यू बेक को देखते हैं जो कि उन सभी डिसाइपल से कहता है इस बारे में मैं तुम्हें नहीं बता सकता, मगर अभी तुम्हारे लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि तुम सभी को अब सच्चाई पता चल चुकी है। अब तुम ये डिसाइड करो कि तुम इस सच्चाई को जानने के बाद यहाँ रुकना चाहते हो या फिर यहाँ से वापस जाना चाहते हो। चलो जल्दी से डिसाइड करके मुझे अपना डिसीजन बताओ। म्यू बेक की इस बात को सुनने के बाद हम उन 5 डिसाइपल्स को देखते हैं जो कि कुछ देर के लिए म्यू बेक को सिर्फ घूरते रहते हैं। और कुछ देर यूं ही घूरने के बाद वो 5 डिसाइपल्स म्यू बेक से कहते हैं मास्टर हम यहीं पे रुकेंगे। उन डिसाइपल्स की इस बात को सुनकर हम म्यू बेक को देखते हैं जो कि थोड़ा गुस्से में आकर उन सभी डिसाइपल से कहता है कि कहीं तुम 5 के 5 कोई पागल तो नहीं हो। फिर म्यू बेक सीरियस होकर उस रियो से पूछता है इस सारी सच्चाई को जानने के बाद भी क्या तुम वापस घर नहीं जाना चाहते? क्या तुम अभी भी यही चाहते हो कि 2 सालों के बाद तुम्हारी मदर और तुम्हारी सिस्टर तुम्हारे लिए खून के आंसू रोएं? लेकिन तभी हम रियो को देखते हैं जो कि काफ़ी जोश में म्यू बेक से कहता है मास्टर लेकिन अगर मैं अभी ही घर चला गया तो उन 2 सालों से पहले मुझे खून के आंसू रोने पड़ेंगे। आगे से हम म्यू बेक को देखते हैं जो कि रियो से पूछता है आखिर अब तुम्हारा इस बात से क्या मतलब है। आगे से हम रियो को देखते हैं जो कि अपने मास्टर म्यू बेक से कहता है मास्टर अगर मैं आज ही घर चला गया तो मेरी मदर और मेरी सिस्टर जल्दी ही भूख से मर जाएंगी। रियो की इस बात को सुनने के बाद हम म्यू बेक को देखते हैं जो कि वहां पे खड़े हुए सभी डिसाइपल से कहता है चलो फिर ठीक है, अगर तुम्हें यहां से नहीं जाना तो ये तुम्हारी मर्जी है। तुम यहां पर 2 सालों के लिए रुक सकते हो और इसके बदले तुम्हें यहां पर रहने को घर, खाने को खाना और साथ ही साथ कुछ पैसे भी मिल जाएंगे, मगर खुद की ट्रेनिंग का इंतजाम तुम्हें खुद ही करना होगा क्योंकि मैं तो तुम्हें कोई भी ट्रेनिंग नहीं देने वाला। म्यू बेक की बात को सुनकर हम रियो को देखते हैं जो कि मास्टर म्यू बेक से कुछ कहने ही वाला होता है कि तभी हम देखते हैं म्यू बेक अपने हाथ को ऊपर की ओर करता है और रियो से कहता है क्या तुमने कभी सेल्फ ट्रेनिंग के बारे में नहीं सुना? अगर नहीं सुना तो मैं तुम्हें बता दूं, अब से तुम्हें वही करनी होगी। और हाँ, कोई भी मुझसे कुछ भी पूछने मत आना, तुम्हें जो करना है तुम वो कर सकते हो। ये बोलने के बाद हम देखते हैं म्यू बेक अपने पेट पर हाथ रखता है और चिल्लाकर कहता है कि ये समय तो मेरे खाने का समय है। खुद से ये बोलने के बाद हम देखते हैं म्यू बेक अपने सभी डिसाइपल से कहता है चलो बच्चों अब खाना खाने चलते हैं। दूसरी तरफ हम रियो को देखते हैं जो कि अपने मास्टर को देखकर सोच रहा होता है हालांकि मास्टर हमें ट्रेनिंग नहीं करवा रहे मगर फिर भी वो हमारा काफ़ी ज़्यादा ध्यान रख रहे हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं म्यू बेक अपने सभी डिसाइपल्स को लेकर कैफेटेरिया के बाहर आ जाता है। फिर हम देखते हैं म्यू बेक उस कैफेटेरिया के बाहर लगे हुए मेन्यू को पढ़ने लगता है और मेन्यू को पढ़ने के बाद म्यू बेक कहता है आज का मेन्यू तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। फिर हम देखते हैं म्यू बेक और म्यू बेक के सभी डिसाइपल्स कैफेटेरिया के अंदर आ जाते हैं। तभी म्यू बेक की नज़र वहाँ बैठे बाकी बच्चों पर जाती है और वो देखता है वहाँ काफ़ी सारे बच्चे ऑलरेडी खाना खा रहे होते हैं। लेकिन तभी हम वहाँ बैठे कुछ डिसाइपल्स को देखते हैं जो कि म्यू बेक और म्यू बेक के डिसाइपल्स को देखकर कहते हैं ये सभी तो ग्वेन एकेडमी से लग रहे हैं, आखिर ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं?
यहाँ पर हमें पता चलता है कि सनवुल डायनेस्टी में सिर्फ एक एकेडमी नहीं है, बल्कि यहाँ पर पूरी की पूरी 9 एकेडमीज है, और उन 9 डिफरेंट एकेडमीज वालों के लिए यहाँ पर 4 कैफेटेरिया है। चलो कहानी को आगे कंटिन्यू करते हैं। हम वापस से उन्हीं डिसाइपल्स को देखते हैं जो कि म्यूबेक और म्यूबेक के डिसाइपल्स को देखकर कह रहे होते हैं कि आखिर इन ग्वेन एकेडमी वालों को तो उस सदर्न कैफेटेरिया में जाना चाहिए था, आखिर फिर भी ये लोग यहाँ क्यों आए हैं। वहीं दूसरी तरफ हम म्यूबेक और म्यूबेक के सभी डिसाइपल्स को देखते हैं जो कि खाना खाने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी हम म्यूबेक की स्क्वाड की उस फीमेल डिसाइपल को देखते हैं और वो लड़की म्यूबेक से कहती है, मास्टर शायद हम गलत कैफेटेरिया में आ गए हैं, लगता है हमें उस सदर्न कैफेटेरिया में जाना चाहिए था। लेकिन आगे से हम म्यूबेक को देखते हैं जो कि कहता है, लड़की आखिर तुम ये किस तरह की नॉनसेंस बातें कर रही हो, क्योंकि मैंने तो ऐसा कोई भी रूल नहीं पढ़ा कि जिसमें लिखा हो कि हमें सिर्फ एक ही कैफेटेरिया को यूज करना है। लेकिन हम वापस से उसी फीमेल डिसाइपल को देखते हैं जो कि मास्टर म्यूबेक से कहती है, मास्टर मगर मैंने सुना था कि जो भी ग्वेन एकेडमी के डिसाइपल्स हैं वो सिर्फ सदर्न कैफेटेरिया का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन तभी हम म्यूबेक को देखते हैं जो कि डियोल के साथ हुई अपनी पास्ट की कॉन्वर्सेशन को याद करने लगता है, जिसमें कि डियोल म्यूबेक से कह रहा होता है कि तुम खाना खाने के लिए किसी भी कैफेटेरिया का इस्तेमाल कर सकते हो। मगर हम देखते हैं उस कन्वर्सेशन में आगे से म्यूबेक पूछता है, क्या सिर्फ मैं ही या फिर मेरे डिसाइपल्स भी। हम आगे से डियोल को देखते हैं जो कि म्यूबेक से कहता है, हालांकि ग्वेन एकेडमी के बच्चे सिर्फ सदर्न कैफेटेरिया में ही जा सकते हैं, मगर वो तुम्हारे डिसाइपल्स हैं, तो तुम जो चाहो वो कर सकते हो। लेकिन तभी कहानी प्रेजेंट में आ जाती है और हम देखते हैं वहां पर एक यंग एकेडमी का इंस्ट्रक्टर आ जाता है और वो इंस्ट्रक्टर चिल्लाकर कहता है, आखिर यहाँ पर ये क्या चल रहा है। तभी हम म्यूबेक के डिसाइपल्स को देखते हैं जो कि उस इंस्ट्रक्टर की ओर घबराते हुए देखकर कहते हैं, आखिर अब ये कौन है। तभी हम वापस से यंग एकेडमी के उस इंस्ट्रक्टर को देखते हैं जो कि अपने सामने ग्वेन एकेडमी के लोगों को देखकर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो बड़े ही गुस्से से चिल्लाकर कहता है, आखिर ये ग्वेन एकेडमी के कमीने यहाँ पर क्या कर रहे हैं। और मैं आप सभी को बता दूं कि इस इंस्ट्रक्टर का नाम डू ग्वांग है। चलो अब कहानी को आगे कंटिन्यू करते हैं। हम देखते हैं डू ग्वांग की इस बात को सुनने के बाद जो म्यूबेक होता है वो अपने डिसाइपल्स को साइड में करता है और खुद आगे की ओर आकर डू ग्वांग से कहता है कि मेरे हिसाब से ये कैफेटेरिया है और कैफेटेरिया में सभी लोग खाना खाने ही आते हैं, तो आखिर तुम्हारा ये किस तरह का सवाल है। म्यूबेक की इस बात को सुनने के बाद हम डू ग्वांग को देखते हैं जो कि थोड़ा गुस्से में आके म्यूबेक से कहता है, मेरा नाम डू ग्वांग है और मैं यंग एकेडमी से हूँ, आखिर तुम कहाँ से हो। आगे से हम म्यूबेक को देखते हैं जो कि डू ग्वांग से कहता है, मेरा नाम म्यूबेक है और मैं ग्वेन एकेडमी की 7th स्क्वाड का इंस्ट्रक्टर हूँ। आगे से हम डू ग्वांग को देखते हैं जो कि म्यूबेक की इस बात को सुनने के बाद म्यूबेक से कहता है, तो तुम ग्वेन एकेडमी के एक इंस्ट्रक्टर हो, मैंने सही पहचाना था, लेकिन मुझे तो उस ग्वेन एकेडमी की तरफ से कोई भी परमिशन लेटर नहीं आया जिसमें कि लिखा हो कि तुम यहाँ के खाने को खा सकते हो। लगता है तुम इस बात को नहीं जानते कि ये नॉर्दर्न कैफेटेरिया है और तुम्हें खाना खाने के लिए सदर्न कैफेटेरिया जाना चाहिए। लेकिन तभी हम देखते हैं म्यूबेक डू ग्वांग की बात को बीच में ही काटते हुए कहता है, इस बात को मैं खुद डिसाइड करूंगा कि आखिर मुझे कहाँ पर खाना है और कहाँ पर नहीं। वहीं म्यूबेक की इस बात को सुनने के बाद हम देखते हैं वहाँ कैफेटेरिया में जितने भी लोग बैठे होते हैं वो सभी काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम डू ग्वांग को देखते हैं जिसे कि म्यूबेक की बात को सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बड़े ही गुस्से में म्यूबेक से कहता है, लगता है तुम्हारे दिमाग का स्क्रू थोड़ा ढीला हो गया है, मगर कोई बात नहीं, मैं भी एक इंस्ट्रक्टर हूँ, मैं तुम्हें अच्छे से समझाता हूँ कि इस डायनेस्टी में पूरे के पूरे 4 कैफेटेरिया हैं और वो चारों कैफेटेरिया अलग अलग डायरेक्शंस में है, जैसे कि नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट। और मैं तुम्हें ये भी बता देता हूँ कि जो रिन एकेडमी है वो ईस्ट डायरेक्शन वाला कैफेटेरिया इस्तेमाल करती है और जो योमिन एकेडमी है वो वेस्ट वाला कैफेटेरिया इस्तेमाल करती है। वहीं हम यानी यंग एकेडमी वाले नॉर्दर्न कैफेटेरिया यानी कि इस कैफेटेरिया का इस्तेमाल करते हैं। और मैं तुम्हें बता दूं कि तुम जैसे ग्वेन एकेडमी के लेबर्स के लिए सदर्न कैफेटेरिया बना है,
वहीं हम म्यूबेक के डिसाइपल्स को देखते हैं, जो कि इस बात को सुनने के बाद कहते हैं, इसका मतलब यहाँ पर पूरे के पूरे 4 कैफेटेरिया हैं। वहीं दूसरी तरफ हम म्यूबेक को देखते हैं, जो कि हंसते हुए सोच रहा होता है, अच्छा, तो इसका मतलब कि यहाँ पर ग्वेन एकेडमी को बाकी सभी एकेडमी से काफ़ी कम समझा जाता है, इसीलिए शायद ये आदमी मुझसे इतना अकड़ रहा है। मगर एक बार इस सूअर की शक्ल को देखो, सच में ये दिखने में किसी सूअर से कम नहीं है। लेकिन तभी डू ग्वांग की आवाज़ आती है, जिसमें कि वो म्यूबेक और म्यूबेक के डिसाइपल से कह रहा होता है, चलो तुम सब के सब जल्दी से यहाँ से दफ़ा हो जाओ और यहाँ के एनवायरनमेंट को अब और मत बिगाड़ो। वैसे भी तुम लोगों से काफ़ी गंदी बदबू आ रही है, किसी गटर के कीड़े जैसी। इस बात को सुनने के बाद हम देखते हैं योंग एकेडमी के डिसाइपल्स काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं, मगर वहीं हम म्यूबेक के डिसाइपल्स को देखते हैं, जिन्हें की इस बात को सुनकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो सोचने लगते हैं, आखिर इसकी हिम्मत कैसे हुई हमें गटर का कीड़ा कहने की। वहीं दूसरी तरफ हम म्यूबेक को देखते हैं, जो कि बड़े ही सैवेज तरीके से उस डू ग्वांग से कहता है, आखिर तुझ में इतना कॉन्फिडेंस आ कहाँ से रहा है? लगता है इतना बड़ा होने के बाद भी तेरे छोटे से दिमाग का विकास पूरी तरह से नहीं हुआ है। म्यूबेक की इस बात को सुनने के बाद हम देखते हैं जो डुगवांग होता है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और गुस्से में आकर वो अपनी मुट्ठी को कसने लगता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं म्यूबेक और डुगवांग बड़े ही गुस्से में एक दूसरे को घूरने लगते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं वहाँ पे एक पर्सन और आ जाता है, जो कि डू ग्वांग से चिल्लाकर कहता है, हेड इंस्ट्रक्टर अपनी जगह पर रुक जाइए। और उस आदमी की इस बात को सुनने के बाद हम देखते हैं डू ग्वांग अपनी जगह पर रुक जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम म्यूबेक को देखते हैं, जो कि सोच रहा होता है, अगर ये डू ग्वांग एक हेड इंस्ट्रक्टर है तो आखिर ये ब्लू कपड़ों वाला पर्सन कौन है। वहीं हम वापस से उस ब्लू कपड़ों वाले आदमी को देखते हैं, जो कि उस हेड इंस्ट्रक्टर डू ग्वांग से कहता है, डू ग्वांग आखिर तुम कैफेटेरिया में सीन को क्यों क्रिएट कर रहे हो? क्या तुम जानते नहीं कि यहाँ पर काफ़ी सारे डिसाइपल्स बैठे हुए हैं? फिर कहानी का राइटर हमें इस ब्लू कपड़ों वाले पर्सन की इंट्रोडक्शन देता है। राइटर हमें बताता है कि ये आदमी रिन एकेडमी का एक इंस्ट्रक्टर है, जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और इसका नाम जीगल वांग है। वहीं इंस्ट्रक्टर जीगल वांग की बात सुनने के बाद हम देखते हैं डू ग्वांग इंस्ट्रक्टर जीगल वांग से कहता है, इंस्ट्रक्टर जीगल वांग क्या आपने सुना नहीं कि ये कमीना मुझसे कितनी बदतमीजी से बात कर रहा है? एक तो ये हमारे कैफेटेरिया में आया था और ऊपर से ये हमें कोई भी रिस्पेक्ट नहीं दे रहा। वहीं दूसरी तरफ हम म्यूबेक को देखते हैं, जो कि जीगल वांग से कहता है, लड़ाई की शुरुआत पहले इसने की थी और अगर अब ये मोटा डू ग्वांग ज़्यादा बोला तो मैं सच में इसके सभी दांत तोड़ दूंगा। म्यूबेक की बात को सुनने के बाद हम जीगल वांग को देखते हैं, जो कि म्यूबेक से कहता है, इंस्ट्रक्टर आप भी अब इस बात को भूल जाइए और शांत हो जाइए। लेकिन तभी हम म्यूबेक को देखते हैं, जो कि अब की बार थोड़ा सीरियस होकर जीगल वांग से कहता है, जीगल अगर मैं गलत नहीं हूं तो तुम्हारा पूरा नाम जीगल वांग होना चाहिए। वहीं म्यूबेक के मुंह से अपना पूरा नाम सुनने के बाद जीगल वांग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो हैरान होकर म्यूबेक से पूछता है, आखिर तुम्हें मेरा पूरा नाम कैसे पता है? क्या तुम मुझे जानते हो? तभी आगे से म्यूबेक की आवाज़ आती है, जिसमें कि वो जीगल से कह रहा होता है, हाँ मैं तुम्हें जानता हूँ और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम चियानमुख पवेलियन से हो। फिर हमें कहानी का राइटर थोड़ा सा चियानमुख पवेलियन के बारे में बताता है। कहानी का राइटर बताता है कि जो चियानमुख पवेलियन है वो हेवनली अलायंस के अंदर आता है और इसके साथ साथ चियानमुख पवेलियन का दूसरा नाम मिलिट्री पवेलियन भी है। फिर कहानी आगे कंटिन्यू होती है और हम जीगल को देखते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा चौंक गया होता है और फिर वो घबराते हुए सोचता है कि आखिर इस इंस्ट्रक्टर को मेरे बारे में इतना कुछ कैसे पता है। ये सोचने के बाद हम देखते हैं अगले ही पल जीगल म्यूबेक से झूठ बोलते हुए कहता है, मैं चियानमुख पवेलियन से नहीं हूं, शायद तुम्हें कोई गलत फैमिली हुई है। वहीं हम देखते हैं जीगल की इस बात को म्यूबेक भी समझ जाता है और वो आगे से कहता है, मुझे माफ़ करना, मैंने शायद तुम्हें कोई और समझ लिया था। दूसरी तरफ हम डू ग्वांग को देखते हैं, जो कि म्यूबेक को देखकर सोच रहा होता है, आखिर ये इंसान कौन है जिसे कि चियानमुख पवेलियन के बारे में भी पता है? ये कोई ऑर्डिनरी इंसान नहीं हो सकता। लेकिन तभी हम जीगल को देखते हैं, जो कि डू ग्वांग से कहता है, डू ग्वांग अब तुम भी इस बात को भूल जाओ
और यहाँ से चले जाओ। वहीं दूसरी तरफ हम डू ग्वांग को देखते हैं, जो कि म्यू बेक को देखकर सोच रहा होता है कि इस म्यू बेक के कॉन्फिडेंस को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि इसके पीछे ज़रूर ही किन्हीं पावरफुल लोगों का सपोर्ट है। तो मुझे लगता है कि मेरे लिए भी यही सही रहेगा कि अभी मैं यहाँ से चला जाऊँ। ये सोचने के बाद हम देखते हैं डू ग्वांग इंस्ट्रक्टर जीगल के कंधे पर हाथ रखता है और वहाँ से जाते हुए कहता है, अगर इंस्ट्रक्टर जीगल आप मुझे यहाँ से जाने को कह ही रहे हैं तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ। मगर जाते जाते हम देखते हैं जो डू ग्वांग होता है वो म्यू बेक को धमकी देकर जाता है। वहीं हम म्यू बेक को देखते हैं जो कि कहता है, इस गैंडे ने तो मुझे चैन से खाना भी नहीं खाने दिया। फिर म्यू बेक अपने डिसाइपल से कहता है, बच्चों चलो तुम सभी अब खाना खा लो। आगे से उन 5 डिसाइपल्स की आवाज़ आती है, ठीक है मास्टर। वहीं हम जीगल को देखते हैं जो कि अभी भी म्यू बेक को ही घूर रहा होता है। फिर हम म्यू बेक को देखते हैं जो कि जीगल को देखकर जीगल से पूछता है, आखिर तुम मुझे घूर क्यों रहे हो और अभी तक तुम यहाँ से गए क्यों नहीं। लेकिन तभी हम जीगल को देखते हैं जो कि चिल्लाकर म्यू बेक से कहता है, तुम दिखने में कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं लगते, तो जितना तुम अपने डिसाइपल्स को खाना खिलाने में ध्यान दे रहे हो, अगर तुम उतना ही ध्यान तुम उन्हें मार्शल आर्ट सिखाने में दो तो सच में ये उन बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। वहीं जीगल की बात सुनकर हम म्यू बेक को देखते हैं जो कि जीगल से कहता है, मैं उन 5 बच्चों को मार्शल आर्ट्स सिखाऊं या फिर नहीं, इससे क्या ही फ़र्क पड़ने वाला है, क्योंकि तुम लोग तो वैसे भी उन बच्चों को ऐसी जगह पर भेजने वाले हो जहाँ का सर्वाइवल रेट सिर्फ 5% है। तो अगर उन 5 को मार्शल आर्ट आती भी होगी फिर भी वो सभी वहाँ पे मारे ही जाएंगे, तो आखिरकार उन पर मैं अपनी मेहनत क्यों बर्बाद करूं। और अगर तुम्हें उन बच्चों की ज़्यादा ही फिक्र है तो मैं उन बच्चों को तुम्हारे पास भेज देता हूं, तो क्यों ना तुम ही उन्हें ट्रेन कर दो। म्यू बेक की इस बात को सुनने के बाद हम जीगल को देखते हैं जो कि सोचने लगता है कि इस कमीने से बहस करना तो पत्थर पर सर मारने जैसा है। ये सोचने के बाद हम देखते हैं जीगल बड़े ही गुस्से से म्यू बेक से कहता है, म्यू बेक यहाँ पर जितने भी इंस्ट्रक्टर्स हैं वो सभी अपना काम ठीक से कर रहे हैं, और दूसरी तरफ यहाँ तुम्हें देखो, क्या तुम्हें पता है एक इंस्ट्रक्टर का काम अपने डिसाइपल्स को बेस्ट ट्रेनिंग देना होता है, और तुम्हें भी इस काम में अपना बेस्ट देना चाहिए ताकि तुम्हारे 5 डिसाइपल्स उन 5% में आ सके जो कि वापस से जिंदा लौट पाएं। वहीं दूसरी तरफ हम म्यू बेक को देखते हैं जो कि बड़े ही कूल तरीके से खड़ा होता है और वो जीगल को कोई जवाब नहीं देता। हम वापस से जीगल को देखते हैं जो कि म्यू बेक से आगे कहता है, अपने डिसाइपल्स को यूं बिना कोशिश किए मरने के लिए छोड़ देना सिर्फ एक कावर्ड इंस्ट्रक्टर ही कर सकता है। अब तुम ही बताओ म्यू बेक, क्या तुम कोई डरपोक इंस्ट्रक्टर हो। ये बोलने के बाद हम देखते हैं जो जीगल होता है वो म्यू बेक को घूरने लगता है, मगर वहीं हम म्यू बेक को देखते हैं जो कि आगे से एक ईविल हंसी हंसता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं जीगल वहां से जाने लगता है, वहीं दूसरी तरफ म्यू बेक वहां पर खड़ा हुआ जीगल को जाते हुए देख रहा होता है। फिर हम जीगल को देखते हैं जो कि वहां से जाते हुए सोच रहा होता है, ये म्यू बेक सच में काफ़ी ज़्यादा जिद्दी है। वहीं दूसरी तरफ हम म्यू बेक को देखते हैं, वो भी वहां से जाने लगता है और जाते हुए वो जीगल के बारे में सोच रहा होता है। ये जीगल रिन डिवीजन का एक हेड इंस्ट्रक्टर है, इसकी पोजीशन यहाँ काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, मगर ये इंसान फिर भी दिल का काफ़ी अच्छा है, मुझे इसका कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। फिर अगला सीन हम कुछ देर बाद का देखते हैं जहाँ पे कि हम देखते हैं म्यू बेक के सभी डिसाइपल्स सेल्फ ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं म्यू बेक टैंग जिन के पास आता है और टैंग जिन से कहता है, टैंग जिन आखिर ये तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम मार्शल आर्ट नहीं बल्कि डांस कर रहे हो, और वही रियो तुम प्रैक्टिस के दौरान अपनी कमर को सीधा रखो। म्यू बेक की इस बात को सुनने के बाद हम रियो को देखते हैं जो कि म्यू बेक से कहता है, मास्टर क्या ये सब आप हमें कह रहे हैं, मगर मास्टर पहले आपने ही कहा था कि तुम्हें मार्शल आर्ट को खुद सीखना होगा। मगर दूसरी तरफ हम म्यू बेक को देखते हैं जो कि उन सभी डिसाइपल से कहता है, सभी के सभी मेरी बात को अब ध्यान से सुनो, जो तुम्हारी सेल्फ स्टडी थी वो अब ख़त्म हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ हम म्यू बेक के सभी डिसाइपल्स को देखते हैं जो कि म्यू बेक की बात को बड़े ही ध्यान से सुन रहे होते हैं। फिर हमें कुछ देर पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि हम देखते हैं म्यू बेक डियोल के पास आ रखा होता है और वो डियोल से कहता है, आखिर ये किस तरह की किताबें हैं
ये सभी किताबें सच में काफ़ी ज़्यादा यूज़लेस हैं। वहीं दूसरी तरफ हम डियोल को देखते हैं, जो कि म्यूबेक से कहता है, म्यूबेक शायद तुम्हें ये टेक्निक्स अभी कचरा लग रही होंगी, मगर ये टेक्निक्स ग्वेन एकेडमी की काफ़ी ज़्यादा पावरफुल टेक्निक्स है। यहाँ तक कि ग्वेन एकेडमी के अच्छे अच्छे मार्शल आर्टिस्ट भी इन टेक्निक्स को नहीं सीख पाते। मगर आगे से हम म्यूबेक को देखते हैं, जो कि अब की बार चिल्लाकर डियोल से कहता है, आखिर भला वो कौन से मार्शल आर्टिस्ट हैं जो कि इन घटिया सी टेक्निक्स को भी नहीं सीख पा रहे। म्यूबेक के मुंह से इतनी बुराई सुनने के बाद हम देखते हैं डियोल म्यूबेक से कहता है, म्यूबेक, मैं जानता हूं कि ये मार्शल आर्ट की टेक्निक्स हम जैसे पावरफुल मार्शल आर्टिस्टों के लिए बिल्कुल बेकार है, मगर एक बार के लिए ये सोचो कि जो तुम्हारी स्क्वाड में वो 5 डिसाइपल्स हैं, क्या वो इतने पावरफुल हैं कि उन्हें सीधा ही एडवांस टेक्निक्स को सिखा दिया जाए। डियोल की इस बात को सुनने के बाद हम देखते हैं म्यूबेक भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो सोचने लगता है कि हाँ, वैसे डियोल कह तो सही ही रहा है, क्योंकि उन पांचों में अभी इतना पोटेंशियल नहीं है जो कि वो पांचों एडवांस टेक्निक्स को सीख पाएं। ये बोलने के बाद हम देखते हैं म्यूबेक उन बेसिक टेक्निक्स की किताबों को ले आता है। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है और हम म्यूबेक को देखते हैं, जो कि अपने डिसाइपल्स के सामने खड़ा होता है और उनसे कहता है, मैं तुम पांचों को अब ग्वेन एकेडमी की बेसिक मार्शल आर्ट सिखाने वाला हूँ। और जैसे ही रियो म्यूबेक के मुंह से इस बात को सुनता है, हम देखते हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो एक्साइटमेंट में आकर म्यूबेक से कहता है, मास्टर, क्या आप सच कह रहे हैं? हम वापस से म्यूबेक को देखते हैं, जो कि अजीब सा मुंह बनाकर उन सभी डिसाइपल से कहता है, वैसे तुम सभी बच्चों को इतना खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो टेक्निक्स मैं तुम्हें सिखाने वाला हूँ वो काफ़ी ज़्यादा बेसिक होने वाली है, यहाँ तक कि शायद वो तुम में से कई बच्चों को पहले से ही आती होगी। चलो पहले मैं तुम्हें उन सभी टेक्निक्स के नाम बता दूं जो कि मैं तुम्हें सिखाने वाला हूं। तो पहली टेक्निक का नाम है ग्वेन मेंटल कल्ट। फिर मैं तुम्हें ग्वेन सॉर्ड आर्ट सिखाऊंगा। फिर आखिर में मैं तुम्हें ग्वेन फेस्ट आर्ट सिखाऊंगा। म्यूबेक की इस बात को सुनने के बाद हम देखते हैं रियो तो और भी कई ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम म्यूबेक को देखते हैं, जो कि रियो को इतना एक्साइटेड होता हुआ देखकर सोच रहा होता है कि ये बच्चा तो सच में काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड लग रहा है। ये सोचने के बाद हम देखते हैं म्यूबेक वहाँ पर खड़े हुए सभी डिसाइपल से पूछता है, तो अब तुम में से कौन कौन ग्वेन एकेडमी की बेसिक मार्शल आर्ट को सीखना चाहता है। तभी हम बेकली को देखते हैं, जो कि अपना हाथ ऊपर की ओर खड़ा करके म्यूबेक से कहता है, मास्टर, मैं ऑलरेडी अपने सेक्ट की बेसिक आर्ट्स को सीख चुका हूँ, जो कि ग्वेन एकेडमी की इन मार्शल आर्ट से काफ़ी ज़्यादा मिलती जुलती है। तभी हम टैंग जिन को देखते हैं, वो भी म्यूबेक से यही कहता है। फिर हम उस फीमेल डिसाइपल को देखते हैं, वो म्यूबेक से कहती है, मास्टर, मैं इस मार्शल आर्ट को सीखना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने आज तक किसी भी मार्शल आर्ट को नहीं सीखा है। जैसे ही वो फीमेल डिसाइपल ये बोलती है, हम देखते हैं वो दोनों यंग मास्टर्स काफ़ी हैरानी से उस फीमेल डिसाइपल को देखने लगते हैं और उससे कहते हैं, क्या तुमने सच में आज तक किसी भी मार्शल आर्ट को नहीं सीखा? फिर हम म्यूबेक को भी देखते हैं, जो कि उस फीमेल डिसाइपल की बात सुनने के बाद एक गहरी सोच में पड़ जाता है। वो सोच रहा होता है कि ये लड़की तो योंग सेक्ट से है, मगर फिर भी इस लड़की ने आज तक किसी भी मार्शल आर्ट को क्यों नहीं सीखा। चलो छोड़ो इन सभी बातों को, अब पहले मुझे इन बाकी बचे तीनों डिसाइपल्स के स्किल्स को भी इन दोनों यंग मास्टर्स के बराबर पहुंचाना होगा। लेकिन तभी हम टैंग जिन को देखते हैं, जो कि म्यूबेक से कहता है, मास्टर, हालांकि मैंने अपने सेक्ट की बेसिक आर्ट्स को पहले से ही मास्टर कर रखा है, मगर मैं फिर भी ग्वेन एकेडमी की बेसिक मार्शल आर्ट को सीखना चाहता हूँ। टैंग जिन की इस बात को सुनने के बाद हम म्यूबेक को देखते हैं, जो कि टैंग जिन से कहता है, चलो ये तो काफ़ी अच्छी बात है, तो अब तुम पांचों ही इस क्लास में पार्टिसिपेट करोगे। आगे से हम उन सभी डिसाइपल्स को देखते हैं, वो भी म्यूबेक से ठीक है कहते हैं। फिर हम म्यूबेक को देखते हैं, जो कि उन सभी डिसाइपल्स को देखकर सोच रहा होता है कि अगर अब मैंने इनकी ट्रेनिंग शुरू करवा ही दी है तो मुझे अब इसे अच्छे से करना होगा। लेकिन तभी हम देखते हैं डू ग्वांग को, जो कि म्यूबेक के पीछे खड़ा होता है और वो छुपकर म्यूबेक को देख रहा होता है। फिर हम डू ग्वांग को देखते हैं, जो कि म्यूबेक को देखकर खुद से कहता है, अच्छा तो ये कमीना यहाँ पर अपने डिसाइपल्स को ट्रेनिंग करवा रहा है, चलो तो फिर देखते हैं आखिर ये म्यूबेक अपने डिसाइपल्स को किस तरह के स्किल्स को सिखा रहा है। क्या वो स्किल्स किसी काम के हैं भी या फिर नहीं।
वहीं दूसरी तरफ हम म्यूबेक को देखते हैं, जो कि अपने सभी डिसाइपल्स को कल्टिवेट करवाने लगता है और साथ ही साथ वो अपने सभी डिसाइपल्स से कहता है, तुम सभी के सभी अपनी ब्रीदिंग पर फोकस करो। और मैं तुम्हें बता दूं, इस कल्टिवेशन को मेंटल कल्टिवेशन कहते हैं। और साथ ही साथ ये कल्टिवेशन काफ़ी ज़रूरी भी है, क्योंकि इस कल्टिवेशन की मदद से हम अपनी इंटरनल एनर्जी को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। ये बोलने के बाद हम देखते हैं म्यूबेक की नज़र टैंग, जिन और साथ ही साथ बेकली पर जाती है और म्यूबेक उन दोनों को देखकर सोचने लगता है कि जैसा कि मैंने सोचा था कि इन दोनों को पहले से ही बेसिक मार्शल आर्ट्स आती है। वहीं फिर म्यूबेक की नज़र रियो और साथ ही साथ उस फीमेल डिसाइपल पर जाती है और वो देखता है कि रियो और वो फीमेल डिसाइपल अपनी पूरी कोशिश कर रहे होते हैं, मगर फिर भी उनकी इंटरनल एनर्जी उनकी बॉडी को कवर नहीं कर रही। लगता है मुझे इन दोनों पर और भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो चलो फिर इस एपिसोड को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर इस सीरीज़ पर आपका अच्छा सपोर्ट मिलेगा तो मैं आगे भी इस सीरीज़ को कंटिन्यू करूँगा। तो आप सभी लोग ज़रूर से इस वीडियो को लाइक और हाइप कर देना। वीडियो का लाइक एम है 2000 लाइक्स का। और सभी लोग कमेंट्स में बेस्ट लिखना मत भूलना। और कल मैं रिग्रेसर टेल ऑफ कल्टिवेशन का नेक्स्ट एपिसोड डाल दूंगा और परसों कुनलुन वाली सीरीज़ का भी नेक्स्ट एपिसोड आ जाएगा। चलो अब मिलते हैं कल वाली वीडियो में। तब तक के लिए सायोनारा। और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब भी कर जाना।